अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो MQM के कायद हैं और इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें कुछ सवालात उठाए हैं, कुछ उन्होंने शिकवे शिकायत की हैं और इस पे उन्होंने ये अपने जो सवालात थे ये ट्विटर पे शेयर करते हुए साथ लिखा कि बराए करम मेरे उठाए गए सवालात पे अपनी राय ज़रूर दें। तो मैंने सोचा जो मेरी राय है वो भी मैं अपने चैनल के तवज्जुह से, अपनी वीडियो के तवज्जुह से अल्ताफ़ हुसैन साहब तक पहुँचाऊँ और आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ। तो अगर आप देखें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो स्टार्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इससे बिलवास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक अहम मुतासिब शख्सियात ने मेरे खिलाफ मन घड़त प्रोपेगेंडा करके, अभी आगे की बात पे तो आते हैं, लेकिन सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब किस चीज़ का ताना मार रहे हैं, किन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, वो है इस्टेब्लिशमेंट और इससे बिल वास्ता है बिला वास्ता जुड़ी शख्सियात को। तो क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब ख़ुद जब तक पाकिस्तान की सियासत में इंटर थे, जो उनकी जमात थी MQM, वो इस्टेब्लिशमेंट से बिल वास्ता है बिला वास्ता मुंसलिक नहीं रही? अल्ताफ़ हुसैन साहब क्या परवेज़ मुशर्रफ के दौर को भुला देंगे, या जो उस दौर में उनके ऊपर नवाजिशात की गई थी, जिस तरह कराची की सबसे बड़ी जमात बनाया गया था MQM को, और जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब कराची की सियासत के बेताज बादशाह होते थे, यानी उनका नाम कराची तो छोड़े बाकी मुल्क में भी कोई नहीं लेता था। किसी न्यूज़ चैनल पे उनके ख़िलाफ़ खबर चल जाती थी तो कराची में वो न्यूज़ चैनल जो है वो बंद हो जाता था, उसके दफ्तर पे हमला हो जाता था। क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब वो सारी चीज़ें भूल गए? वो इस्टेब्लिशमेंट की जो नवाज़िशात उनके ऊपर हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट से तो आप भी जुड़े रहें, इसलिए अब आप इस्टेब्लिशमेंट से आपकी दूरियां हो गई, तो आप ये नहीं कि आप दूसरों को अब ताने मारना शुरू कर दें कि वो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं। आपका भी माजी यही रहा है, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के आपने सियासत की है और बहुत कुछ किया है कराची में, जो जिसकी वजह से फिर आपके ख़िलाफ़ वो चीज़ें इस्तेमाल भी हुई। अच्छा, आपने लिखा मेरे ख़िलाफ़ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करके हर बुराई, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और अमन आमा की खराबी का जिम्मेदार मुझे ठहराया। तो क्या आप नहीं समझते कि आप किसी भी तरह इस चीज़ से बरी हैं इस इल्ज़ाम से? क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ के आप जिम्मेदार नहीं हैं? दहशतगर्दी सबसे पहले आपने इस्तेमाल किया, तो मुहाजिर नौजवान के हाथ में असला किसने पकड़ाया? मुहाजिर नौजवान को ये किसने कहना शुरू किया तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, तुम्हें तो तुम्हारे हुकूक नहीं मिलते? हुकूक पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 100% किसी को भी नहीं मिल रहे। सारा मुल्क कहता है कि पंजाबियों को हुकूक मिल रहे हैं, पंजाबियों को भी इस तरह के पूरे हुकूक नहीं मिल रहे। पंजाबी भी कई जगह पे रो रहे हैं बैठ के, लेकिन असला उठाना तो किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं था। मुहाजिर नौजवान के हाथ में असला दिया गया और असला दे के कराची में जो खाना जंगी हुई, सिंध में, बाकी इलाकों में आप देखें हैदराबाद वगैरह में, कि इलाके बन गए, बंटवारा हो गया पूरा, कि पंजाबियों का बंदा मुहाजिरों के इलाके में आएगा तो वो उसको मार देंगे, मुहाजिरों का उधर जाएगा तो वो उसको मार देंगे। पठान, पंजाबी, बलोची, ये सारी चीज़ें तो हमने कराची में ही देखी थी। कराची के अलावा पूरे मुल्क में यही कहलाते थे, भाई ये रावलपिंडी में रह रहे हैं, ये इस्लामाबाद में रह रहे हैं, ये लाहौर में रह रहे हैं, ये कोयटा में रह रहे हैं, यही चीज़ें सुनने में आती थी। लेकिन कराची में हमने पहली बार ये चीज़ें सुनी कि ये मुहाजिर है, ये पंजाबी है, ये पठान है। ये चीज़ें तो उससे पहले नहीं थी। और फिर उन्होंने असला भी उठाया, एक पार्टी ने उठाया, फिर दूसरी ने उठाया, फिर तीसरी ने उठाया। तो क्या आप इन चीज़ों से अपने आप को अलग समझते हैं कि आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं? और जहाँ दहशतगर्दी आ जाती है, फिर बत्ताखोरी, बत्ताखोरी से आप कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया। बत्ताखोरी, वो जो पर्चियाँ मिला करती थी आपके दौर में कराची में, जिनमें वो गोली लिपटी हुई होती थी, फिर कोई जानवर आ जाता था तो उसकी खालें आपके पास ज़रूर जानी होती थी। ये सारी चीज़ें कराची में हुई हैं। वो लोग जो कराची से बाहर हैं वो शायद इन चीज़ों पे यकीन भी ना करते रहें, लेकिन जो लोग कराची में रहे हैं, मेरे जैसे लोग, उनको सारी चीज़ें याद हैं। हमने वो सब चीज़ें कराची में देखी हैं होती हुई, और हमें पता है कि आपके सेक्टर इंचार्ज और यही लोग इनके पीछे होते थे, जो सारा कुछ इलाके में हो रहा होता था। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा था। आपने एक ऐसी फोर्स तैयार की थी जो ये सारा कुछ करती थी, और आप के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता था, आपके खिलाफ बात नहीं कर सकता था कोई। फिर आप उसके बाद लिख रहे हैं गुज़िश्ता 7 बरसों से मेरी तहरीर, तकरीर, तस्वीर, हत्ता कि मेरा नाम तक लेने पे पाबंदी आयद है। ठीक है, जो आपने लिमिट क्रॉस की थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने नारेबाजी शुरू की थी, तो उसके बाद आपके ऊपर पाबंदी लगी। मैं इस चीज़ का हामी बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आज़ादी इज़हार का हर किसी को हक़ होना चाहिए, हर कोई तकरीर कर सके, चाहे वो हमें अच्छी लगे या बुरी लगे।
लेकिन आपकी जो तकरीरें थी वो अब जो है अमन ख़राब करने का ज़रिया बन रही थी। आप एक तकरीर करते थे, उसके बाद टीवी चैनल्स के ऊपर हमला हो जाता था, उसके बाद कोई ना कोई मारा जाता था, और जब वो दहशतगर्द पकड़े जाते थे तो वो आपकी तकरीरों से इंस्पायर्ड होते थे, या फिर वो कहते थे कि हम ट्रेनिंग ही ऐसी लेके आए हैं। तो आपकी जो तकरीरें थी वो अब फसाद का ज़रिया बन रही थी, आपकी तकरीरों के ज़रिए फसाद हो रहा था। तो ये ज़रूरी था कि आपकी तकरीरों पे पाबंदी लगाई जाती। आप आज़ादी इज़हार की जब तक ही आपको इजाज़त मिल सकती थी, जब तक आपके आज़ादी इज़हार किसी और को फिज़िकली नुकसान ना पहुंचा रहा हो। लेकिन आपकी तकरीरों की वजह से बाकी लोगों को फिज़िकली नुकसान पहुंच रहा था, पाकिस्तान को फिज़िकली नुकसान पहुंच रहा था, और फिर आपने लिमिट क्रॉस की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगवा के। तो आपके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए थी। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि अगर आपने वो सब कुछ जो आपने किया था उसके बाद पाबंदी ना लगती, तो हम भी इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा करते और आवाज़ उठाते कि इतनी लिमिट क्रॉस होने के बाद भी पाबंदी क्यों नहीं लगी अल्ताफ़ हुसैन पे। फिर आप इससे आगे 22 अगस्त 2016 से आज तक मेरी कायम करदा जमात MQM पे सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, और 7 बरसों से मेरा घर अलमारूफ 90 सील किया हुआ है। तो फिर अवाम मुझे बताएं कि गुज़िश्ता 7 बरसों से मुल्क में जारी दहशतगर्दी, रोज़ाना की बढ़ती हुई चोरी चकारी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स, कत्ल गारत गरी की वारदातें क्यों हो रही हैं। अभी जितनी भी हो रही है ना, आप अपने टाइम का सारा मुआवजा करके देख लें, उससे बहुत कम है। आपके टाइम में एक एक दिन में 100 150 150 लाशें मिलती थी बोरियों में बंद हुई हुई, बत्ताखोरी की पर्चियाँ जाती थी, फैक्ट्रियों को, पूरी पूरी फैक्ट्रियों को जला दिया जाता था। आप ये नहीं कह सकते कि जो आपका टाइम था और अब का टाइम जो है वो सेम चल रहा है, या अब का टाइम उससे बुरा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका टाइम था अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपके टाइम में तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे सिंध और कराची के जो हालात थे, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। ऐसा लगता था कि हम कराची जाके थोड़ी देर के लिए ठहर नहीं सकते। दूसरे शहर के लोग तो ऐसा सोचते थे कराची के बारे में। और आपके टाइम के बाद 2015-16 के बाद आप देखें, कराची ने बहुत तरक्की की है, कराची के हालात बहुत बेहतर हुए हैं। हाँ, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े हैं और अभी भी हैं, और उसके पीछे और भी वजूहात हैं। लेकिन वो जो क्राइम आपके टाइम पे हुआ करते थे, जो दहशतगर्दी आपके टाइम पे हुआ करती थी, जो बोरी बंद लाशें आपके टाइम पे मिला करती थी, वो चीज़ें अब कराची में उस लेवल पे नहीं हो रही। जिस तरह के टॉर्चर सेल थे, जहाँ पे वो ड्रिलों के ज़रिए सुराख किए जाते थे मुखालफिन के ऊपर, और क्या कुछ नहीं होता था कराची में उस ज़माने पे। तो उस ज़माने से आप कंपेयर नहीं कर सकते आज के ज़माने को। आज का ज़माना उससे कई गुना बेहतर है। हाँ, इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, और बेहतरी होनी चाहिए, स्ट्रीट क्राइम्स पे काबू पाया जाना चाहिए, और जो अब मामलात हो रहे हैं। लेकिन उस वक़्त तो एक मुनज़्ज़म तरीके से होता था, एक जमात पीछे खड़ी होती थी, एक तकरीर होती थी और उसके बाद हमला हो जाता था टीवी चैनल्स के ऊपर। तो उस वक़्त तो सब कुछ मुनज़्ज़म तरीके से होता था। अब भी हो रहा है, लेकिन अब उस तरीके से नहीं हो रहा। अब छोटे मोटे वो बने में लोग, गैंग बने, वो कर रहे हैं, और इन पे भी काबू पाया जाना चाहिए। लेकिन इसका कंपैरिजन आपके टाइम से करना तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आपका टाइम बदतरीन टाइम था, जिसमें आप कराची में हुकूमत करते थे, चाहे आप हुकूमत में होते थे या नहीं होते थे, लेकिन हुकूमत आपकी ही होती थी कराची में। फिर आप कह रहे हैं कि मुल्क में वक्फे वक्फे से सियासी और आइनी बहरान क्यों हो रहे हैं, और ये सब कुछ कौन करवा रहा है। ठीक है, ये सारे तो चीज़ें हो रही हैं, इसका ज़िम्मेदार आपको नहीं ठहराया जा सकता। ये तो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं और सियासी जमातों से जुड़ी हैं। आप हो ना हो, अक्सर सियासी और आइनी बहरान आए हैं पाकिस्तान में, और आ रहे हैं आगे भी। इस चीज़ से कोई इनकारी नहीं है। आज तबाहकुन माशी सूरत हाल के सबब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर क्यों और किन अनासिर या कुव्वतों या लीडरों की वजह से पहुंच चुका है। ये है कि अभी जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, उनको देखा जाए तो जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो 2017-2018 में तजर्बा किया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, और उस पर इस्टेब्लिशमेंट भी माफ़ी मांग चुकी है, अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रही है, और आगे इन मामला से दूर रहने का अदा भी कर रही है। तो एक अच्छी बात है। महंगाई ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोग बेरोज़गारी, गुर्बत, तंगदस्ती और मफलूकुल हाली के सबब ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हैं। पानी, बिजली और गैस की बुनियादी सहूलतें गरीब आवाम के लिए नायाब हैं। आखिर क्यों? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। ये सब चीज़ें हैं, और आवाम को अब ये सहूलतें मिलनी चाहिए। इस आवाम का भी हक है कि उसको ये सारी चीज़ें मिलें।
मुल्क में अमन आमा नाम की चीज़ का वजूद नज़र नहीं आता। रोज़ाना सरहदों पे हमले हो रहे हैं, फ़ौजी चौकियों पे हमले रोज़ाना का मामूल बन चुके हैं, खुदकश हमलों और बम धमाकों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आखिर ये सब कुछ कौन और क्यों करवा रहा है? मुझ पर और मेरी मजलूम महरूमों और गरीबों के हकूक़ की जद्दोजहद करने वाली सियासी जमात MQM पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। देखें, ये इस चीज़ के पहले भी आप अकेले ज़िम्मेदार नहीं थे। बम धमाके और जो सरहदों पे हमले हो रहे हैं उस पे तो कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि MQM ज़िम्मेदार रही है। MQM की वजह से अगर कोई मामलात हालात ख़राब होते भी थे तो वो अंदरूनी तौर पे होते थे, मुल्क के अंदर होते थे, कराची शहर और हैदराबाद और सिंध के तौर पे होते थे। लेकिन सरहदों पे फ़ौजियों पे हमला करना है, ये चीज़ें, ये मेरे ख्याल है किसी भी तरह से MQM तो इसमें मुलविस नहीं रही। इसमें जो ताकतें हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये चीज़ दोबारा पाकिस्तान में आ रही है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर काबू पाया जाना चाहिए। अब आगे आपने एक और बात कर दी कि मुझ पर और मेरी मजलूमों, महरूमों और गरीबों के हकूक़ की जद्दोजहद करने वाली सियासी जमात MQM पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। मुकम्मल पाबंदी किस वजह से आयद हुई? आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं ना। जिस वक़्त आप पाकिस्तान की सियासत में इंटर हुए थे, जो 80s का टाइम था, उस वक़्त जिस तरह आपने एक कनेक्ट किया जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका था, जो बिल्कुल नीचे लेवल का तबका था, उस तरह जिस तरह आपने कनेक्ट किया था ना, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे उस टाइम के और आप बन सकते थे, मुल्की लेवल के आप लीडर बन सकते थे। आपने जिस तरह एक पिसे हुए तबके को आप आगे लेके आए, उनको आपने बड़े बड़े ओहदे दिलवाए। मैं कहूँगा कि मुहाजिरों के लिए उस ज़माने में जिस तरह आपने जद्दोजहद की, जिस तरह आपने उर्दू स्पीकिंग्स को हुकूक दिलाने के लिए काम किया, काश आप उसी तरह आगे कंटिन्यू करते, उसी तरह आप आगे चलने देते। लेकिन आगे जाके आप गलत लोगों के आलाकार बनना शुरू हो गए। सबसे बड़ी गलती आपकी ये थी कि आपने असला उठा लिया था। वो बहुत बड़ी गलती थी आपकी। अगर आप असला ना उठाते, पाकिस्तान में मैं नहीं कहता कि आपसे बड़ा कोई लीडर इस वक्त तक आया होगा। जिस तरह आपने लोगों से कनेक्ट किया था, जिस तरह आप छोटे से लेवल के लोगों से आपका एक कनेक्शन था, आपने वो सेक्टर इंचार्ज वगैरह और जो भी एक पूरा अपना एक तंजीमी ढांचा बनाया हुआ था, वो बहुत ही बेहतरीन था कि एक छोटे सा वर्कर भी जो है अपनी आवाज़ पहुंचा सकता था। राब्ता कमेटी बनी हुई थी और बहुत बेहतरीन वो निज़ाम था। लेकिन आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। आपने पाकिस्तान, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिसके लिए आप मुहाजिर बने, आप लोगों ने अपने नाम के साथ मुहाजिर लगाया, इस मुल्क के लिए आप मुहाजिर बने, आपने इसी मुल्क के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, इसी मुल्क के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी, इसी मुल्क में ही मुसल्लह जद्दोजहद शुरू हो गई, असला उठा लिया। और इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो सेक्टर इंचार्ज होता था उसके हाथ में हर वक्त पिस्टल उसके हाथ में होता था, उसके आप ऑफिस में चले जाएं असला पड़ा होता था। मोहल्ले के मामलात जो हैं वो लोग थाने नहीं लेके जाते थे, सेक्टर इंचार्ज के पास जाते थे, वो सुलझाता था आगे और असले के जोर पे सुलझाता था। ये सारी चीज़ें तो कराची में होती रही है, इस चीज़ से कौन इनकार करेगा। और खालें लेनी होती थी तो पर्ची आती थी, खाल उधर जाती थी। वोट किस तरह डलते थे सबको पता है कि आईडी कार्ड चले जाते थे और वोट वहाँ पे डल जाते थे सारे आपके, आपको जाकर डालने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। क्या कुछ नहीं हुआ आपके टाइम में। तो आप इन चीज़ों के किसी ना किसी तरह जिम्मेदार हैं, इसीलिए आप पे पाबंदी लगी है। फिर आप कह रहे हैं जबकि हर सियासी और मजहबी जमात और इनके लीडरों को जलसे जुलूसों और अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने की मुकम्मल आज़ादी है। होनी चाहिए आज़ादी, और मैं कहता हूँ कि हर इंसान को आज़ादी इज़हार का हक़ होना चाहिए, अपनी सरगर्मियाँ करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को नहीं होनी चाहिए जो असला उठा लें, जो फसाद का सबब बन रहे हों, उनके ऊपर पूरी पाबंदी होनी चाहिए। उन लोगों को किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। और अगर अभी भी कोई पाकिस्तान के निज़ाम में ऐसी जमातें मौजूद हैं जो ओपनली इस तरह की काम कर रही हैं कि मुल्क में फसाद फैला रही हैं, या मजहबी तौर पे या सियासी तौर पे या असला मसल्ला जद्दोजहद कर रही हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। मुझे और मेरी जमात को हर खराबी का जिम्मेदार करार देने वाले बताएं कि अब मेरी और मेरी जमात की गैर मौजूदगी पाबंदी की वजह से मुल्क में बदअमनी, जराइम, दहशतगर्दी और ख़ुदकश हमले और लूट मार की वारदातें कैसी हो रही हैं और कौन करवा रहा है। अगेन मैं वो बोलूँगा कि अभी जो हालात हैं इनको आपके टाइम से तो कंपेयर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। वो बदतरीन दौर था। एक एक दिन में 200-200 लाशें मिलती थी, 150-150 लाशें मिलती थी।
अब वो ज़माना नहीं है। अब भी हालात ख़राब हैं, अभी भी ये होता है कि लूट मार के चक्कर में जो डकैत हैं वो गोली मार के चले जाते हैं लोगों को। लेकिन अभी भी वो उतना बदतरीन टाइम नहीं है जो 150-150 200-200 लाशें, बोरी बंद लाशें मिलती थी, वो टाइम नहीं है। टॉर्चर सेल बने हुए होते थे, क्या कुछ नहीं होता था आपके ज़माने में। तो आप उससे कंपेयर तो बिल्कुल भी ना करें। अब जो हालात ख़राब हैं, बुराई की सिर्फ और सिर्फ जड़ आप नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ी जड़ आप थे, और आप पे पाबंदी बिल्कुल सही लगी। अवाम बराए करम मेरे उठाए गए सवालात पे अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपने ये चीज़ लिखी और मुझे लगा कि मुझे अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। मैं भी कराची में रहा हूँ और मैंने भी वो टाइम कराची में गुजारा है। सन 2000 में मैंने कराची को छोड़ा, और सिर्फ इस वजह से छोड़ना पड़ा हम लोगों को कि हमारा जो घर था, हम भी मुहाजिर थे लेकिन हम पंजाबी मुहाजिर थे, तो हमें वहाँ पे रहने नहीं दिया गया। वही जो हमारे आसपास के उर्दू स्पीकिंग जो बाद में एमक्यूएम में शामिल हो गए, उन्होंने ही हमें धमकियाँ देनी शुरू कर दी। उन्हीं की वजह से हमें वो अपना इलाका छोड़ना पड़ा, अपना आबाई घर छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि वो दूसरे शहर में बैठे और उन्होंने ख़बरें देखी, न्यूज़ देखी टीवी चैनल पे और उसकी बुनियाद पे एक राय कायम कर ली। मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने सब चीज़ें फेस की हैं, मैंने वो सारे हालात देखे हैं, और वो कराची के जो बदतरीन टाइम था वो मैंने कराची में गुजारा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी राय देनी चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मुझे शेयर करना चाहिए। और आपने भी राय मांगी, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी राय, जो भी मेरी राय है जो मैंने फेस की है, वो ज़रूर मुझे देनी चाहिए। ख्वातीन और हज़रात, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।